तो चलिए इस लेक्चर में फिर से हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 17 से 17 से लेकर देखेंगे कहाँ तक हम लोग आज कवर कर पाएंगे। तो 17 नंबर में क्या बोल रहा है सो देखिए। 17 नंबर में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस में होगा? आयनिक क्रिस्टल में होगा कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में होगा या कोवैलेंट क्रिस्टल या फिर मेटालिक क्रिस्टल में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो कोवैलेंट क्रिस्टल होता है, क्या चीज, जो कोवैलेंट क्रिस्टल होता है उसमें आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। बात समझ में आए? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18 नंबर बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम। क्या बोल रहा है? डेंसिटी है क्रोमियम का, वो हम लोग को दिया गया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आगे बोल रहा है इफ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज कितना है? तो 289 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसमें बोल रहा है कि जो क्रोमियम का जो डेंसिटी है वो दिया गया है और साथ ही साथ दिया है कि वह जो यूनिट सेल जो होगा क्यूबिक सेल उसका आपका जो एज लेंथ होता है वो भी गिवन है। और इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको पूछ दिया है कि वह जो यूनिट सेल होगा उस किस टाइप का होगा, एससीसी होगा कि बीसीसी होगा कि एफसीसी होगा। उसको हम लोग इसको कैलकुलेट करके पता करेंगे कि आखिर वह कौन सा यूनिट सेल होगा। और साथ ही साथ देखिए कि क्या दिया गया है। तो दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लोग को दिया गया है कितना? 52 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो हम लोग को जो यहाँ पे गिवन है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन का ही कि आखिर हम लोग को दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को जो मोलिकुलर मास दिया गया है, क्या चीज, मोलिकुलर मास जो हम लोग मतलब एटॉमिक मास जो दिया गया है किसका? क्रोमियम का, वो हम लोग को दिया गया है 52। कितना दिया गया है? 52 ग्राम पर मोल दिया गया है। इतना हम लोग को दिया गया। और साथ ही साथ हम लोग को दिया गया है यहाँ पे डेंसिटी। क्या चीज दिया गया है? डेंसिटी। डेंसिटी दिया है क्रोमियम का 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना हम लोग को दिया गया है। और साथ ही साथ हम लोग को क्या दिया गया है? एज लेंथ। एज लेंथ को हम लोग ए से दिखाते हैं। तो इसका कितना दिया है? तो 289। इतना हम लोग को दिया है 289 पिकोमीटर। ये हम लोग को दिया गया है। अब हम लोग को बताना है कि आखिर वह जो यूनिट सेल होगा वो हम लोग को किस टाइप का है। एचसीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है, तो हम लोग को आखिर है क्या, उसको हम लोग को फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो ऑप्शन में भी देखिए दिया गया है बीसीसी, फिर दिया है एफसीसी, फिर दिया है क्यूबिक मतलब सिंपल क्यूबिक और नन ऑफ दी एबव। तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को यहाँ निकालना है नंबर ऑफ आइटम। हम लोग यूनिट सेल के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? तो उसमें हम लोग को नंबर ऑफ अगर आइटम जो प्रेजेंट होगा उस यूनिट सेल में, अगर उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि उसमें आखिरकार कौन सा यूनिट सेल होगा। मान के चलिए उसमें एक आता है। क्या आता है? एक आता है। उसमें नंबर ऑफ जो हम लोग को आइटम आएगा उसमें जो प्रेजेंट होता है वो एक आया। तो हम लोग फट से हम लोग बता देंगे कि जो हम लोग को एक होता है वो हम लोग को सिंपल क्यूबिक में होता था। और अगर उसमें हम लोग को दो आ जाता है, नंबर ऑफ जो आइटम होगा वो हम लोग को दो आता है, तो हम लोग बोलेंगे वह जो यूनिट सेल होगा वो बीसीसी होगा। और यदि हम लोग को चार आ जाता है तो चार आने के बाद हम लोग बोलेंगे कि वह जो यूनिट सेल होगा वो हम लोग को क्या होगा? एफसीसी होगा। बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग उसी को फाइंड आउट करेंगे आखिर कैसे हम लोग को यहाँ पे निकालना है, कैसे हम लोग बताएंगे। तो हम लोग को जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इसका होता है ऊपर में कि हम लोग को यहाँ जेड होता है। क्या होता है? जेड इंटू कैपिटल एम, और अपॉन में क्या होता है? तो यहाँ हम लोग को होता है ए क्यूब, और इंटू में क्या होता है यहाँ पे? आवोगाद्रोस नंबर। ये हम लोग को होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। जहां में से आप लोग जानते हैं कि जेड क्या है? तो जेड ही आपका होता है नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। बात समझ में आया? जो पर यूनिट सेल में जिस भी यूनिट सेल का बात करते हैं उसमें हम लोग को कितना हम लोग को नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है वो ये दिखाता है। और ये जो एम है, एम हम लोग को क्या दिखाता है? एम हम लोग को जो एटम, जो जिस एटम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्रोमियम का बात कर रहा था, क्रोमियम का जो मॉलिक्यूल मतलब एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो ये भी हम लोग को गिवन है। ए क्या होता है? एज लेंथ, जो कि हम लोग को ये भी दिया गया है। अवोगाद्रोज नंबर, ये अवोगाद्रोज नंबर तो हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतना हम लोग को होता है अवोगाद्रोज नंबर। फिर यहाँ पे देखिए डेंसिटी भी हम लोग को दिया गया है। कितना दिया है? डेंसिटी बराबर 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतना हम लोग को दिया गया डेंसिटी। एम भी पता है, ए भी पता है, अवोगाद्रोज नंबर भी पता है। तो हम लोग जेड नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। और जैसे ही जेड निकालेंगे वैसा हम लोग देखेंगे कि 1 आया कि 2 आया कि 4 आया। जो आएगा उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि उस टाइप का हम लोग का यूनिट सेल
होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डेंसिटी की जगह हम कितना बिठाएंगे 7.2, कितना बिठाएंगे 7.2 बराबर, फिर यहाँ जेड, जेड ही हम लोग को निकालना है। चलिए फिर यहाँ से एम, एम हम लोग को दिया गया, कितना दिया हुआ है 52 हम लोग को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब ए हम लोग को कितना दिया। अब सबसे पहले देखिए कि यहाँ जो ए होता है वो हम लोग को यहाँ पे सेंटीमीटर में लिया जाता है, और यहाँ पे ए जो दिया हुआ है वो हम लोग को पिकोमीटर में दिया है। तो इसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। कैसे करेंगे, तो 289, और हम लोग पिको का मतलब जानते हैं कि 10⁻⁻12 होता है, और तो ये हो गया हम लोग को मीटर में। और इसको भी अगर हम लोग को सेंटीमीटर में करना है तो क्या करेंगे, फिर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 289 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा हम लोग को सेंटीमीटर में। तो हम लोग को जो लेना है वो किस में लेना है, सेंटीमीटर में। तो इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना बिठाएंगे 289 इंटू 10⁻⁻10 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ ए क्यूब है तो उसका हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिए इंटू में क्या हो जाएगा, अवगाद्रोस नंबर कितना हो जाता है 6.022, तक 2 ही तक रहने देते हैं। इतना इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻23, इतना हम लोग का होता है। अब क्या करेंगे, सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग को जेड का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा, चलिए पहले जेड बराबर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। जेड बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, मतलब कि 7.2 इंटू कितना हो जाएगा 289 इंटू 10⁻⁻10, और उसका होल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फिर इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 52 था तो 52 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास उतना समय नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, मैं तो आपको बता दिया कि कितना क्या हो रहा है, तो आप इसको क्या कीजिएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए और कुछ हद तक हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलिए आगे तक कैलकुलेट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे देखिए 289 का जब क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपका कर लीजिएगा अपने से, हो जाएगा 24,137,569, इतना हो जाएगा किसका 289 का होल क्यूब। फिर इंटू 10⁻⁻10 था, उसका होल क्यूब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10⁻⁻30, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतना आपका ऊपर हो गया। फिर नीचे आपका क्या है 52 है। ठीक है, चलिए फिर आगे सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, तो जब आप 7.2 इंटू इतना कीजिएगा और फिर इंटू में 6.02 कीजिएगा तो आपका क्या आएगा आंसर, तो आपका आंसर आएगा इतना 1.0, कितना आ जाएगा 1.0464621। चलिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। इतना रहने के बाद इनटू में कितना रहने देंगे 10⁻9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻9। अब फिर इसमें देखिए पावर वाला तो बचने दिए इतना 10 वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻−30 है और 10⁻23 है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10⁻−7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻−7, और अपॉन में कितना आपका 52 यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अभी तक आपका ये हुआ। जब आप इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, मतलब जेड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जब इसको भाग दीजिएगा इतना में से और फिर यहाँ जब पावर वाला खेला कीजिएगा तो आपका कितना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आपका आएगा कितना 2.011 के आसपास में आएगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्स में क्या मानेंगे, तो z इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, पूरा पूरी 2 ही मान के चलेंगे। कितना आ जाएगा 2 के इक्वल, क्योंकि देखिए यहाँ अप्रोक्स में यहाँ देखिए 2.011, तो ये किसके बराबर आ रहा है 2 के ही इक्वल में। तो अभी आपको पता चला कि जो z इज इक्वल z बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 2 आ गया। अब 2 आया तो आपको पता है कि ये जो z होता है वही आपका नंबर ऑफ क्या होता था, नंबर ऑफ आइटम होता था, उस यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है। तो अभी आपको पता चल गया कि उसमें कितना नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट है 2, और 2 जैसे आया तो आपको पता है कि 2 किस में आता था, तो हम लोग जानते थे कि जो आपका बीसीसी होता है, क्या चीज, जो आपका बीसीसी होता है, बीसीसी में ही आपका क्या होता था नंबर ऑफ आइटम 2 होता था। बात समझ में आया। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि ये जो यूनिट सेल होगा वो क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखे कि नंबर ऑफ आइटम जो हम लोग को आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 किस में हम लोग को प्रेजेंट होता था, बीसीसी में होता था। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो यूनिट सेल यहाँ पे बात किया जा रहा है वो कौन सा यूनिट सेल होगा, तो वो यूनिट सेल होगा आपका बीसीसी। क्या होगा, बीसीसी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रैंकल एंड क्या चीज शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन जिसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता था और शॉर्टकी डिफेक्ट भी होता था। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका है AGBR। ये है AGBR, वो शॉर्ट की भी दिखाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। वो क्या बोल रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 आर। ये जो CCl4 है इसमें से बताना है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या, आयंस है कि मॉलिक्यूल्स है कि आइटम्स है कि नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो CCl4 है इसमें जो आपका होगा ये होगा आपका मॉलिक्यूल्स। ये इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, देखिए अ मेटल हैज FCC अरेंजमेंट एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज कितना है 400 पिकोमीटर। इट्स एटॉमिक रेडियस इज। यहाँ पे देखिए ये भी न्यूमेरिकल है और इस तरह का क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, आपका ज्यादा टफ तो रहेगा नहीं न्यूमेरिकल, लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस आने का बहुत ही वहां पे प्रोबेबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे नहीं, इसको जितना बार हो सके आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, हम लोग को FCC है और उसका जो एज लेंथ है, एज लेंथ हम लोग को दिया गया है यूनिट सेल का कितना, तो 400 पिकोमीटर। तो हम लोग को बताना है इसका एटॉमिक रेडियस, कि एटॉमिक रेडियस कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं गिवन में कि हम लोग को क्या क्या दिया गया है। तो गिवन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को बताया है FCC। क्या चीज बताया है, FCC। तो जब FCC बता दिया है तो इसी से हम लोग को पता चल जाएगा ZB। बात समझ में आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि FCC में कितना होता है, हम लोग को नंबर ऑफ आइटम हम लोग जानते हैं उसमें 4 होता है, तो Z भी पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए एज लेंथ, एज लेंथ हम लोग को दिया गया है। एज लेंथ हम लोग को कितना दिया है, तो यहाँ पे एज लेंथ हम लोग ए से दिखाते हैं और एज लेंथ यहाँ पे दिया गया क्या चीज 400 पिकोमीटर, इतना हम लोग को दिया गया। हालांकि ये चीज का हम लोग को करने की आवश्यकता तो था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी का तो सवाल है नहीं, तो हम लोग को ये चीज यूज भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमको आपको बता दिया कि अगर FCC होगा तो उस समय जो आपका जेड होता है वो कितना होता है, तो ये चीज तो आपको याद ही होगा। हालांकि ये चीज यहाँ यूज होने वाला नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट खाली बता दिया था कि FCC अरेंजमेंट है और उसमें जो आपका एज लेंथ है वो दिया गया है 400 पिकोमीटर और आपको बताना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताया गया होगा कि एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है कि नहीं। तो एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में आपका रिलेशन था किसके लिए, वहां पे आपको बताया गया था SCC के लिए, BCC के लिए और FCC के लिए, तीनों के लिए। ऐसा हम लोग सवाल पहले ही कर चुके हैं, पहले की वीडियो में देखेंगे तो वहां पे कवर किया गया है इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या रिलेशन जानते हैं इन लोग के बीच में, होता है यहाँ पे √2a बराबर कितना होता है 4r होता है। कितना होता है, √2a इज इक्वल टू 4r। तो ये होता है हम लोग को FCC के लिए रिलेशन, किसके लिए होता है, FCC के लिए। ठीक है, FCC के लिए यही रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज लेंथ हम लोग को दिया गया है, रेडियस हम लोग को निकालना है, तो r हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि √2 इंटू ए हम लोग को कितना दिया देखिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी पिकोमीटर में दिया है, तो यहाँ पिकोमीटर का पिकोमीटर में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 400 है तो यहाँ बिठा देंगे क्या चीज 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4r है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 4 से ये जो आपका 400 है ये हम लोग को कट जाएगा, कितना हो जाएगा √2 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r। अब जब r बराबर लिखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 100 कितना हो जाएगा 100√2 इतना हो जा रहा है। लेकिन देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया है, इस तरह का ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है। तो हम लोग फिर यहाँ देखेंगे कि r बराबर यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 तो है और √2 का हम लोग का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है हम लोग को 1.41, इतना होता है हम लोग को √2 का मान। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हम लोग को कितना हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को 141 इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम लोग को दिया गया है का 141, तो यहाँ पे देख रहे हैं 141 नहीं दिया है बल्कि यहाँ पे 142 दिया गया। कितना दिया है 142। तो हम लोग को अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखिए सिमिलर टाइप से रहता तो यहाँ पे कर लेते, चेक करते कि कौन सा हम लोग को करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 132 है, 124 है, 128 है और एक ही है कि
हम लोग को 40 के आसपास में है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे देखें हम लोग को 141 आया, क्योंकि देखिए ये जो आपका अंडर रूट 2 है उसका पूरा एग्जैक्ट जो आपका आंसर होता है वो 141 नहीं होता है, बल्कि आगे चला ही जाता है 1.41 4213 इस तरह से चलते चला जाता है। तो इसी चलते इसको हम लोग अप्रोक्स में कितना लेते हैं 1.41 ही लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हम लोग को कितना हो गया 141 आया। तो इस तरह का हम लोग को यहाँ पे आंसर में सिर्फ एक ही देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 142 है। तो यही हो जाएगा हम लोग को करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखिए अप्रोक्स में रहता है तो एक आध पॉइंट तो इधर उधर होता है, तो किस तरह से उसमें अरेंज करके आंसर दिया है उसका तो गारंटी नहीं होता है। इसी चलते यहाँ पे देखिए कि आसपास में कोई ऐसा है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 142 पिकोमीटर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 21 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप सभी को पता ही है कि डायमंड का जो किस टाइप का वो हम लोग को एग्जाम्पल होता है। सो तो हम लोग जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो एग्जाम्पल हम लोग को क्या होता है कोवैलेंट सॉलिड का। आयनिक सॉलिड का तो होता नहीं है, मोलिकुलर सॉलिड का होता नहीं, मेटालिक का तो होता ही नहीं। वो कैसा होता है, वो होता है हम लोग को कोवैलेंट सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एटम, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब ऑफ एज लेंथ ए। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग को रेडियस के बारे में। क्या चीज बोल रहा है, रेडियस, उस एटम का रेडियस हम लोग को निकालना है। कैसा है वो, बॉडी सेंटर्ड है, क्या चीज में है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में। तो हम लोग को जो रिलेशन पता है रेडियस और एज लेंथ का, क्या होता है हम लोग को रेडियस और एज लेंथ में हम लोग जाने थे, क्या जाने थे, तो हम लोग जाने थे कि अंडर रूट 3a बराबर हम लोग को क्या होता था, तो अंडर रूट 3a बराबर हम लोग को होता था क्या चीज, तो 4, क्या होता था 4r, ये होता था हम लोग को किसके बीच में, तो ये हम लोग को होता था बीसीसी के लिए। किसके लिए होता था, बीसीसी के लिए, यही हम लोग को रिलेशन होता था। तो देखिए कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस तरह से कहाँ दिया है, क्योंकि देखिए हम लोग को रेडियस निकालना है, क्या चीज निकालना है, रेडियस। तो यहाँ से चलिए रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालिएगा क्या हो जाएगा, 4 उधर चल जाएगा, मतलब कि आपका हो जाएगा √3 और यहाँ पे a हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। इस तरह से आपका ऑप्शन में कहीं दिया होगा तो वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए a/2 ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए a√3 तो ये तो है a√3। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, r बराबर, क्योंकि a हम लोग को रूट में नहीं है, सिर्फ रूट में क्या है हम लोग को मतलब कि 3 है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a√3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो ये हम लोग को करेक्ट है, समझ में आया, इस तरह से। तो इससे भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है, लेकिन करेक्ट कैसा लिखा था ऐसा। तो इस तरह का अभी देखिए यहाँ पे देखिए a तो मिला, √3 भी मिला, लेकिन अपॉन में क्या है 2, तो यहाँ पे हम लोग को होना चाहिए क्या चीज 4, या ये तो होगा नहीं। डी में देखिए तो इसमें है कि a√3 अपॉन में क्या है 4, तो नीचे अपॉन में भी क्या है 4। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसका बात किया था, बॉडी सेंटर्ड की बात किया था, किसका, बॉडी सेंटर्ड का। तो आपका जो करेक्ट रिलेशन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। कि सॉलिड स्टेट में होने के लिए हम लोग को आखिर कौन सा कंडीशन हम लोग को मतलब कि ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में तो हम लोग को कभी सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता है। हाई थर्मल एनर्जी ये भी नहीं हो सकता, वीक कोहेसिव फोर्स ये भी नहीं। हाँ ये देखिए लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में अगर हम लोग करेंगे तो वो हम लोग को किसके लिए कंडीशन है हम लोग को, तो वो हम लोग को एग्जिस्ट कर सकता है किसमें, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए तो ये क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, क्या बोल रहा है, नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कि इनमें से देखना है कि कौन हम लोग को सही नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो सही बात है। फिर यहाँ देखिए आइसोट्रॉपिक नेचर। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग को जो यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्या चीज बात कर रहा था हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और हम लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये हम लोग को जो नेचर में होता है वो कैसा होता है, हम लोग को क्या होता है, हम लोग को वो होता है एन आइसोट्रॉपिक होता था। क्या होता था, एन आइसोट्रॉपिक होता था। आप तो जानते हैं इस चीज कि एन आइसोट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे दिया है आइसोट्रॉपिक नेचर, तो ये जो हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो हम लोग को आइसोट्रॉपिक नेचर में तो होता ही नहीं है। तो ये जो हम लोग को ऑप्शन में जो दिया है यही हम लोग को गलत है, और यहाँ पे हम लोग को नोट वाला करना था, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि यही हम लोग को उसका कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। ठीक है, चलिए
अब आगे यहाँ पे देखेंगे भी तो सहारा के क्या चाहिए, वो हम लोग को सही ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। यहाँ में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन में आपका एमोर्फस सॉलिड का दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा तो एग्जाम्पल आप पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट दिया है, क्वार्ट्ज ग्लास दिया है, फिर क्रोम एलम दिया है, फिर सिलिकॉन कार्बाइड दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग को ग्लास का बात क्या करता है, क्या चाहिए, ग्लास का जैसे ही बात आता है वैसे हम लोग बोलते हैं कि वह हम लोग को क्या है, एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो हम लोग को जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, कि हम लोग को जो ग्लास जैसा भी ग्लास देगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। यहाँ में से बताना है कि कौन सा हम लोग को सही यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, सेम इन ऑल डायरेक्शन, फिर यहाँ पे दिया है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैन नॉट बी मेजर्ड, ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है, ये तो हम लोग जान गए कि ये हम लोग को क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। क्या चाहिए, एमोर्फस सॉलिड है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि एमोर्फस सॉलिड में जो उसका डायरेक्शन होता है वो हम लोग को हमेशा मतलब हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। तो यही तो हम लोग को करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो क्वार्ट्ज ग्लास का जो हम लोग का होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कि हर एक डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, सेम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग को सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट एमोर्फस सॉलिड। यहां में से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हम लोग को एमोर्फस सॉलिड के लिए ट्रू नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन में देखिए, ऑन हीटिंग दे मे become crystalline at certain temperature। फिर नेक्स्ट है, they may become crystalline on keeping for long time। amorphous solid can be molded by heating। फिर दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो दिया गया है एमोर्फस सॉलिड, क्या चीज दिया गया था, एमोर्फस सॉलिड। और हम लोग जानते हैं कि एमोर्फस सॉलिड जैसे होता है तो एमोर्फस सॉलिड में हम लोग को जो उसका डायरेक्शन जो होता था वो हम लोग को एन आइसोट्रॉपिक, डायरेक्ट जो उसका नेचर था, नेचर हम लोग को क्या था, हम लोग को आइसोट्रोपिक था। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया है कि दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो हम लोग जानते हैं कि एमोर्फस सॉलिड हम लोग को आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक तो ये हम लोग को होता था क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहाँ पे देखिए दिया है किसमें, हम लोग को एमोर्फस सॉलिड में दिया है। तो करेक्ट यहाँ पे देखिए इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू, तो यही तो हम लोग को क्या है, ट्रू नहीं है। गलत ऑप्शन क्या है हम लोग को, डी, तो यही हम लोग को हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, किसके कारण हम लोग को जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। आगे है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। सेम अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज, तो देखिए अ रेगुलर अरेंजमेंट, क्या बोल रहा है, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑब्जर्व, क्या चीज बोल रहा है, ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोग जानते थे कि क्रिस्टल लैटिस जो होता है उसका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और वो जो अरेंजमेंट होता है वो हम लोग को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। तो यही जो हम लोग को यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि वो हम लोग को अरेंजमेंट वाला भी सही कर रहा है और कितना डिस्टेंस तो चलेगा वो भी हम लोग को बता दिया है कि नहीं। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। यहाँ पे बोल रहा है कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग को जो क्रिस्टल लैटिस होगा यहाँ पे वो कैसा हम लोग को बना होता है, कैसे हम लोग को बना होता है। सो देखिए यहाँ पे, तो ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स, तो इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ पे दिया है क्या चीज दिया है, लंदन फोर्सेस, फिर यहाँ पे क्या चीज दिया है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, फिर दिया है कोवैलेंट बॉन्ड्स, फिर दिया है क्या चीज, कोलम्बिक फोर्सेस। तो हम लोग जानते हैं जब भी आयोडीन मॉलिक्यूल्स का बात आएगा वो हम लोग को कैसा, हम लोग को फोर्सेस से जुड़ा होता है, लंदन फोर्सेस से हम लोग को ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। हाँ ये बात सही है,
कि ये जो नेटवर्क सॉलिड है इस तरह का क्वेश्चन आपको आने की बहुत चांसेस है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड, कि नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया गया। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो नेटवर्क सॉलिड का बात होता है वो हम लोग किस में होता है, तो वो हम लोग को डायमंड में होता है। किसमें होता है, डायमंड में, ठीक है। तो डायमंड ही हम लोग को क्या होता है, किसमें आता है, नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे से हम लोग को देखना है कि कौन हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम लोग को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है Mg दिया हुआ है, फिर Ti वो दिया है, फिर I2 दिया है, फिर H2O दिया है, और सभी का सभी क्या चीज में है, सॉलिड में। क्या चीज है, सभी का सभी सॉलिड में। तो यहाँ में से हम लोग को दिखाना है कि कौन हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो थ्री, जो यहाँ पे आयोडीन है, आयोडीन और यहाँ पे हम लोग जो वाटर है, ये दोनों हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हम लोग को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग को 3 और 4 होना चाहिए। तो देखिए ए में हम लोग को 1 दिया है सिर्फ, बी में हम लोग को 2 दिया है, सी में देखिए 3 और 4 दोनों दिया है। तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फिर आगे चलते हैं। ये हम लोग को देता नहीं है, मतलब कि ये तो होता ही है और ये भी हम लोग को देता है, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है आईओटी, मतलब कि ये हम लोग को कंडक्शन, मतलब ये जो हम लोग को कंडक्टर होता है वो मैग्नीशियम भी होता है और टीआई वो भी हम लोग को होता है। ये जो आयोडीन होता है ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसी चलते हम लोग को जो यहाँ दिखाना था कि कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हम लोग को यहाँ पे नहीं होगा सॉलिड में, तो वो हम लोग को होता है क्या चीज, आयोडीन और H2O, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। तो यहाँ में फिर दिखाना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोग को नहीं है, किसके लिए, तो आयनिक सॉलिड के लिए। जो हम लोग को नहीं है उसी में टिक करना है, समझ में आया। चलिए फिर यहाँ पे देखिए क्या है, तो वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मोल्टेन स्टेट, फिर दूसरा है ब्रेटल नेचर, फिर यहाँ पे क्या दिया, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस, फिर चौथा क्या है, एन आइसोट्रॉपिक नेचर। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसका जो स्टेटमेंट गलत है वो हम लोग को क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सो देखिए ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ग्रेफाइट है हम लोग को कैसे हम लोग को क्लासिफाइड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंडक्टिंग सॉलिड, फिर दिया है नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हम लोग को ग्रेफाइट है, क्या चीज, ग्रेफाइट, ये हम लोग को आयनिक सॉलिड में उसका क्लासिफाइड नहीं हो सकता है। तो इसी चलते हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गलत वाला छाटना है कि कौन हम लोग को किस में उसमें ग्रेफाइट क्लासिफाई नहीं हो सकता है। तो वो आयनिक सॉलिड में कभी क्लासिफाई नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए ऐसे देख लेते हैं सबसे पहले कि कितना हम लोग को क्वेश्चन और बचता है। तो चलिए सारा कुछ इसी वीडियो में हम लोग कवर कर देते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड। फिर यहाँ पे देखना है क्या चाहिए, नॉट ट्रू, किसके लिए, तो आयनिक सॉलिड के लिए। कि आयनिक सॉलिड के हम लोग को कि कौन सा ट्रू हम लोग को यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो उसी को हम लोग को टिक करना है। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन में बिगर आयंस फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दूसरा है स्मॉलर आयंस ऑक्यूपाई either the tetrahedral or the octahedral void depending upon their size. Occupation of all the void is not necessary. The fraction of octahedral or tetrahedral void occupied depends upon the radii of the ions occupying the voids. तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो हम लोग को ये जो ऑप्शन नंबर डी है, क्या चीज, ऑप्शन नंबर डी, यही जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को गलत है। किसके लिए, वो हम लोग को गलत दिया हुआ है इस आयनिक सॉलिड के बारे में, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, सो देखिए सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल insulator in solid as well as in molten state and melts at an extremely high temperature. What type of solid it is? तो ये क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का सॉलिड है, सॉलिड ए, वो हम लोग को बहुत ही हार्ड है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, और किसमें किसमें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉलिड में भी और एज वेल एज इन किसमें, तो मोल्टेन स्टेट में भी। और वो क्या बोल रहा है कि मेल्ट्स एंड
मेल्ट्स एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो हम लोग को बताना है कि वो जो सॉलिड होगा वो क्या होगा, आयनिक सॉलिड कि मॉलिक्यूलर सॉलिड कि कोवैलेंट सॉलिड होगा या फिर मेटालिक सॉलिड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वो होगा हम लोग को कोवैलेंट सॉलिड। क्या होगा? कोवैलेंट सॉलिड होगा। कि जो हम लोग को क्या हो जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है हम लोग को सॉलिड में भी और मोल्टेन स्टेट में भी होता है। समझ में आया? चलिए, फिर हम लोग उसको अगर मेल्ट भी करना चाहें तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर उसमें हम लोग को देना ही पड़ेगा। चलिए, फिर हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द फेस सेंट्रल यूनिट सेल इज। तो यहाँ पे बताना है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, वो कितना होता है। तो वो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करेंगे वो फेस सेंटर यूनिट सेल में, तो हम लोग को उसमें जो होता है वो हम लोग को कितना नंबर ऑफ होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो हम लोग को 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है हम लोग को। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जब भी बात होगा तो उसमें अगर जो हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो कितना नंबर होता है उसमें? 8 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, सॉलिड स्टेट आज कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो देखिए, अभी तक हम लोग सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये दोनों जो चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे सभी के सभी आप कवर कर लेंगे और सभी का सही आंसर भी आप दे पाएंगे। अगर इस ये दोनों चैप्टर से अगर कोई भी परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसको हम लोग सॉल्यूशन करने की प्रयास करेंगे। और फिर से देखें, अभी जो आएगा कोशिश करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर को लेकर, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो क्या करेंगे, उसको 1 से 2 वीडियो में हम लोग दोनों चैप्टर को कवर कर देंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर को भी और हेलो अल्किन हेलो अरिन को भी कंप्लीट कर देंगे, कि उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनाया जा सकता है सभी को लेकर हम लोग आने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।